गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ रहे हैं और जैसा आपको पहले बता चुका हूँ मैं और आगे के पीडीएफ नोट्स में हम बता चुके हैं कि ऊष्मागतिकी के 4 नियम हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, दूसरा है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम और तीसरा है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, जिसका हम जो कार्नोट साइकिल और अन्य नियम देखते हैं। और तीसरा नियम है ऊष्मागतिकी, चौथा नियम ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम कहलाता है। ठीक है, लेकिन ऊष्मागतिकी का अध्ययन करने के लिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हमको जो है सबसे पहले देखना पड़ता है। तो इसके बारे में जैसा आपको बताया जा चुका है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? तंत्र को दी गई ऊष्मा Q, तंत्र को दी गई ऊष्मा Q, वह तंत्र के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा तंत्र के द्वारा किए गए कार्य में जो है परिवर्तित होता है। तो अब इसके अंदर हम कार्य तथा ऊष्मा की धारणा को देख चुके हैं। ठीक है, और अब आगे हम ले रहे हैं, इसको हम देख चुके हैं और कार्य की धारणा को हम विस्तार से एक बार देख चुके हैं। तीव्रता गुणांक, धारिता गुणांक हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर हम जो कार्य जो हम देख रहे हैं, तो कार्य की जो धारणा है, यहाँ पर हम सामान्यतः किस प्रकार का कार्य जो है कंसिडर करेंगे, वो करेंगे हम कौन सा? केवल प्रसार कार्य, जिसको हम कह रहे हैं आगे कार्य W बराबर P/dV। ठीक है, और इसी प्रकार से एक और जो है यहाँ फंक्शन काम में आएगा ऊष्माधारिता। कौन सा फंक्शन काम में आएगा? ऊष्माधारिता। और यहाँ पर ऊष्माधारिता तो ये मात्रात्मक गुण है और यदि प्रति मोल इसको कंसिडर करते हैं तो यह विशिष्ट ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। इसको भी हम आगे ये फंक्शन काम में आएगा। और प्रसार कार्य के बारे में हम देख चुके हैं, जिसको हम दाब आयतन कार्य भी कहते हैं। और यहाँ पर हमने जो है इसकी गणना की थी। तो प्रसार कार्य को हमने क्या बताया? इसको हम बताया कि प्रसार कार्य को हम लिखते हैं W बराबर P/dV। P जहाँ पर जो है दाब है और dV आयतन में परिवर्तन है। और जैसा परिपाटी हम बता चुके हैं कि यहाँ पर जो प्रसार कार्य है उसको हम ऋणात्मक बताते हैं और अलग अलग परिस्थिति में प्रसार कार्य अलग अलग होगा। पहली परिस्थिति हमने देखा कि जब प्रतिरोधी दाब स्थिर हो, जब प्रतिरोधी दाब स्थिर हो, इसका मतलब क्या है कि P का मान कांस्टेंट हो गया, P का मान कांस्टेंट हो गया। इस केस में जो है जैसा हम देख रहे हैं कि किया गया कार्य समीकरण 12 के अनुसार, समीकरण 12 के अनुसार W बराबर -P और ये जो है आयतन परिवर्तन V1 से V2 dV। और जब हम गणना करते हैं, क्योंकि दाब का मान स्थिर है P, तो ये -P × V2 - V1 आयतन परिवर्तन, या इसको हम लिख रहे हैं W बराबर -P/dV। तो ये जब प्रतिरोधी दाब स्थिर होता है तब ये कार्य की गणना इस प्रकार से होती है। और IUPAC परिपाटी के अनुसार तंत्र के द्वारा परिपार्श्विक पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ये हम यहाँ पर बता चुके हैं। प्रसार कार्य में जो है अंतिम आयतन अधिक होगा और संपीड़न में अंतिम आयतन प्रारंभिक से कम होगा, ये भी हम देख चुके हैं। दूसरी परिस्थिति हमने देखी, जब प्रतिरोधी दाब शून्य हो। जब प्रतिरोधी दाब शून्य होगा तो इसको हम मुक्त प्रसार कहते हैं, क्योंकि निर्वात के विरुद्ध कार्य किया जाएगा तो कोई कार्य किया ही नहीं जाएगा। एक दूसरी कंडीशन और देखते हैं कि जब गैस का आयतन स्थिर होता है, अगर गैस का आयतन स्थिर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है आयतन परिवर्तन शून्य हो गया। आयतन परिवर्तन शून्य हो गया तो P/dV में जब मान रखते हैं तो dV का मान शून्य होगा, तो इसलिए कार्य का मान भी शून्य हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्थिर आयतन पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो परिस्थिति है वह ये चौथी परिस्थिति है, जब प्रतिरोधी दाब भी परिवर्तित होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रतिरोधी दाब स्थिर रहता है तो लगातार परिपार्श्विक का दाब गैस के दाब से कम रहेगा। इस प्रकार से पिस्टन लगातार ऊपर चलता जाएगा, इसका मतलब आयतन लगातार बढ़ता जाएगा जब तक कि अंतिम दाब नहीं आ जाए। और यह परिवर्तन जो होता है वह
अनंत सूक्ष्म होता है या अत्यंत धीरे होता है, अनंत सूक्ष्म गति से होता है, इसको हम उत्क्रमणीयता की स्थिति कहते हैं। और इसको हम आगे विस्तार से ले रहे हैं। और कार्य की गणना जो है, जैसा यहाँ बताया गया है कि कार्य की गणना सिलेंडर में भरी हुई गैस के P तथा V के मध्य खींचे गए वक्र समतापीय वक्र द्वारा भी की जा सकती है। और यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि माना कि प्रारंभिक दाब P1 V1 है, अंतिम दाब P2 V2 है, गैस के प्रसार की ये प्रारंभिक अंतिम अवस्था है। और PA यहाँ बताया PA जिसको हम प्रतिरोधी दाब या पारिपार्श्विक के द्वारा लगाया गया दाब हम कहते हैं, और इसी को विरुद्ध जो है गैस का प्रसारण होता है। तो यहाँ पर PA बराबर P2। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रसार कार्य को, यानी जब प्रतिरोधी दाब स्थिर हो तो उसके अंदर किस प्रकार से जो है इसको ग्राफ में दिखाया जाता है, इसको हम वक्र में यहाँ दिखाया गया है ए में, चित्र 1.4 ए में, कि यहाँ पर जो है दाब आयतन के बीच में ये कर्व खींचा गया है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो इसका जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल जो है यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। जब हम इसकी क्षेत्रफल की तुलना करेंगे, यहाँ पर ये स्थिर दाब के ऊपर परिवर्तन दिखाया गया है, यहाँ PA यहाँ दिखाया गया PA बराबर P स्थिर दाब के ऊपर। यदि ये जो परिस्थिति है ये उत्क्रमणीयता की परिस्थिति नहीं है, उत्क्रमणीयता की परिस्थिति के अंदर जो प्रतिरोधी दाब है वह स्थिर नहीं होकर परिवर्तित होता है, और वह जो गैस का दाब है उससे अनंत सूक्ष्म कम होता है। उस गैस के अंदर किया गया कार्य अधिकतम होता है, और इसको हम अगले जो बिंदु है उसके अंदर विस्तार से समझाया गया 1.5 के अंदर अधिकतम प्रसार कार्य। ठीक है, तो अब हम यहाँ थोड़ा सा इसको जैसा बताया गया उसको यहाँ देखते हैं। तो ये तो जो 1.4 ए है, ये तो स्थिर दाब के ऊपर किया गया कार्य बताया जो कि उत्क्रमणीय कार्य से कम होता है। और यदि हम इसका विपरीत जाते हैं कि गैस को संपीड़ित करते हैं, तो यह कार्य संपीड़न कार्य कहलाएगा। और यहाँ पर जैसा आपको बताया है कि संपीड़न में पारिपार्श्विक द्वारा गैस यानी तंत्र पर कार्य किया जाता है, और इसकी गणना भी प्रसार कार्य के अनुसार की जाती है। और जैसा आपको बताया कि अधिकतम कार्य तथा उत्क्रमणीयता की यदि परिस्थिति हम देखते हैं, तो इसके लिए सारी परिस्थितियों को तुलना करके हम इसका जो है अध्ययन करते हैं। यहाँ हमने क्या बताया है कि गैस के द्वारा हमने क्या बताया, गैस द्वारा किया गया प्रसार कार्य प्रतिरोधी दाब PA वायुमंडल जो आपके परिपार्श्विक का दाब उस पर निर्भर करता है, न कि गैस के दाब पर। यदि प्रतिरोधी दाब शून्य हो तो प्रसार कार्य भी शून्य होता है, हम देख चुके हैं। इसी प्रकार यदि प्रतिरोधी दाब को यहाँ बढ़ाया नहीं घटाया जाता है तो कार्य का मान भी निरंतर बढ़ता जाता है। यदि प्रतिरोधी दाब गैस के दाब के समान हो जाए, दोनों बराबर हो गए, तो प्रसार कार्य रुक जाता है, कोई कार्य नहीं होता है तथा आयतन परिवर्तन भी शून्य हो जाता है। और यदि प्रतिरोधी दाब का मान और अधिक बढ़ाया जाए, है ना, सिलेंडर को ऊपर जो है बाहर से जो दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो पारिपार्श्विक का दाब है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार गैस का संपीड़न प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसा हमने अभी आपको बताया कि अधिकतम प्रसार कार्य तभी संभव है जब प्रतिरोधी दाब का मान गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म मात्रा में कम रहे। इसको हम लिख रहे हैं PA इक्वल टू P माइनस DP। ठीक है, माइनस DP यानी अनंत सूक्ष्म मात्रा में ये कम है। ठीक है, अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यह परिस्थिति उत्क्रमणीय प्रसार को प्रदर्शित करती है, अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अधिकतम कार्य उत्क्रमणीयता की परिस्थिति में ही प्राप्त किया जा सकता है। और समीकरण 12 जो हमने बताई है वह इन्हीं परिस्थितियों में व्युत्पन्न की गई है। और समीकरण 12 को हम इस प्रकार से लिख रहे हैं कि W रिवर्सिबल, वापस जैसा आपको बताया कि उत्क्रमणीयता में जो किया गया कार्य है, उत्क्रमणीय परिस्थिति में किया गया कार्य जो है वह अधिकतम कार्य के बराबर होता है। और इसको निकालने के लिए फॉर्मूला रखा हमने कि इक्वल टू माइनस लिमिट, जो आपके समाकलन की लिमिट है V1 से V2 PdV। ठीक है, और इसको हम जब आगे सोल्व करते हैं, यहाँ बताया गया है W मैक्स का मान अधिकतम कार्य तथा W रिवर्सिबल उत्क्रमणीय कार्य है। और यहाँ पर ये
क्योंकि लिमिट जो है आयतन की है, इसलिए दाब को हम आयतन में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर यह मानते हैं, हमने क्या माना कि सिलेंडर में यदि आदर्श गैस भरी हुई है, इस गैस के अंदर जो दाब है, गैस का दाब है, वह किसके बराबर होगा, nRT/V। और यहाँ पर समीकरण 14 में ये मान रखते हैं दाब का, तो ये इस प्रकार से सामने आता है। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर, जब इसको हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर इसका मान आता है इक्वल टू जो 1/V, V1 V2, और ये बाकी मान ये स्थिर हो गया, तो 1/V dV। तो ये इसका मान जो है ये आता है, ये जो आपके इंटीग्रेशन है इसका मान आता है नेचुरल लॉग V। ठीक है। और यहाँ पर जो है जब इसको हम सोल्व करते हैं, लिखते हैं, मान रखते हैं अंतिम परिस्थिति और प्रारंभिक परिस्थिति का, तो इसका सॉल्यूशन आता है W मैक्सिमम इक्वल टू -nRT नेचुरल लॉग V2/V1। ठीक है। यहाँ पर यदि हम इसको 10 बेस में परिवर्तित करते हैं लॉगरिथम को, ln का मतलब नेचुरल लॉग है, और जब इसको 10 बेस में चेंज करते हैं तो गुणांक 2.303 से गुणा करते हैं, तो ये अधिकतम कार्य हो गया -2.303 nRT log V2/V1। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो आयतन में बता रखा है। ठीक है। यदि हम आयतन को दाब में परिवर्तित करना चाहें तो उसके लिए ये आदर्श गैस समीकरण को हम काम में ले सकते हैं। स्थिर ताप पर जहाँ बताएगा P1V1 इक्वल टू P2V2, तो V2/V1 किसके बराबर हो गया, P1/P2। इस मान को समीकरण में रखते हैं। तो अब ये जो समीकरण है यह दाब की परिस्थिति दे रखी हो, अंतिम दाब, प्रारंभिक दाब, तो अधिकतम कार्य की हम गणना कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसा आपको बताया चित्र 1.5 में आलेखीय निरूपण दिखाया गया है, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल अधिकतम प्रसार कार्य दिखाया गया है। छायांकित भाग का जो एरिया है वो हमने यहाँ पर दिखाया है, और इसके अंदर ये देखते हैं कि ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा है। ये किस स्थिति में है, यहाँ जो छायांकित भाग शेडेड एरिया है किस स्थिति में, उत्क्रमणीयता की परिस्थिति में। और यदि उत्क्रमणीयता की परिस्थिति नहीं होती, यानी जो बाह्य दाब है वह गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म कम नहीं होता और स्थिर होता, उस केस के अंदर ये जो कार्य है उसकी मात्रा ये होती। इस कारण इन दोनों में कितना परिवर्तन है ये हम देख सकते हैं, और निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि किसी भी उत्क्रमणीय कार्य के द्वारा ही अधिकतम कार्य की प्राप्ति हो सकती है। और इसके आधार पर कई सारे न्यूमेरिकल जो है हम देखते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल यहाँ है, इसके द्वारा थोड़ा आइडिया लगता है कि जो सिद्धांत है वह किस प्रकार से काम करते हैं, जो समीकरण है किस प्रकार से हम वास्तविक परिस्थितियों के ऊपर अप्लाई करते हैं। यहाँ बताया गया है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्क्रमणीय एवं समतापी अवस्था में 2.46 लीटर से 24.6 लीटर तक प्रसार होने दिया जाता है। इस प्रसार में गैस द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए, जहाँ पर R गैस कांस्टेंट का मान दिया गया है। और यहाँ पर यह बताया गया कि उत्क्रमणीय एवं समतापी अवस्था में किया गया कार्य, दोनों परिस्थितियाँ बताई गई है न्यूमेरिकल के अंदर कि उत्क्रमणीय भी है और समतापी भी है। तो इस केस के अंदर जो समीकरण है वह ये अप्लाई होता है, इसको हम लिखते हैं। और अब यहाँ पर सारी जो यहाँ पर मान है दे रखे हैं, n का मान 1 मोल गैस है, R का मान दिया गया है 8.314 जूल प्रति डिग्री प्रति मोल, तापमान दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। चूँकि यहाँ पर जो है केल्विन में है ताप को रखा जाता है, तो इसके अंदर 273.15 जोड़ देते हैं। आयतन बता रखा है यहाँ पर, अंतिम आयतन प्रसार हो रहा है इसलिए अंतिम आयतन अधिक है, V2 इज ग्रेटर देन V1। संपीड़न होगा तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बता रखा है। और जब ये सारे मान यहाँ पर सूत्र में रखते हैं तो जो उत्क्रमणीय कार्य है वह उसकी गणना करते हैं, सामने आता है -5744 जूल प्रति मोल। तो इस प्रकार से PDF के अंदर मैंने शेयर किए हैं कई सारे अनसोल्व क्वेश्चन, हम उसको सोल्व करते हैं। कोई भी अगर हमको कोई समझ में बात नहीं आती तो वो आप आसानी से यहाँ पर पूछ सकते हैं। और
आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं।